Hello friends, I am Dr. Rupa Gupta. In today's video, I am going to discuss about subsidiary book. Subsidiary book क्या होता है? So journal is a book of primary entry of each and every business transaction. All transactions are first recorded in the journal. However, in a large scale business, it will be inconvenient and cause delay in collecting information required, and therefore the journal is subdivided into a number of books और इन्हीं को हम subsidiary books कहते हैं. So the subsidiary books are also known as the day books or subsidiary journals. The task to have a separate subsidiary book for a particular type of transaction is its total number during the day normally. In other words, where a particular transaction takes place a number of times during a day, a separate journal or subsidiary book should be kept for recording such transactions. For example, हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें एक दिन में मान लीजिए कि 100 टाइम्स परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं. तो यहाँ पर उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए सब्सिडियरी बुक बनाना बहुत ही इसेंशियल है ताकि वो परचेज से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस उस परचेज बुक में एंटर कर सके. सो लेट अस डिस्कस द काइंड्स ऑफ सब्सिडियरी बुक. सो subsidiary books are classified into these 4 parts and each part is also divided in subparts. So let us discuss. The first is a day book. जो डे टू डे लाइफ में ये ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं, जैसे परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स बुक. It is further classified into 2 parts, that is bills receivable and bills payable. Now third one is a cash book जिसमें only cash से related transactions ही enter किए जाते हैं. It is classified into 4 parts. First is a single column cash book जिसमें amount का एक कॉलम होता है, double column cash book जिसमें amount के 2 columns होते हैं, triple column cash book जिसमें amount के 3 columns होते हैं. Next is a PT cash जो एक बिजनेस के डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं, जितने भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें पेटी कैश बुक में लिखा जाता है. एंड लास्ट इज अ जर्नल प्रॉपर. सो हम देखते हैं कि सब्सिडियरी बुक मेंटेन करने से किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेजेस हो सकते हैं. सो फर्स्ट इज द डिवीजन ऑफ लेबर. जैसे कि हमने देखा सब्सिडियरी बुक को हम परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में बाइफरकेट करते हैं. अगर एक स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन को एक स्पेशल अकाउंट में हम एंटर करते हैं तो उसके वजह से हम प्रॉपर वर्क का प्रॉपर क्लर्क को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम, मनी और एफर्ट सेव हो सकता है. इन द सेम मैनर इफिशियंसी, सब्सिडियरी बुक को बनाने से क्लर्क की कार्य क्षमता बढ़ती है, उनकी इफिशियंसी रेज होती है, उनकी स्किल्स डेवलप होती है और वो बहुत ही अपने वर्क को अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते हैं. इन द सेम मैनर इट प्रिवेंट्स एरर्स एंड फ्रॉड्स. यस, सब्सिडियरी बुक को बनाने के कारण स्पेशल काइंड के ट्रांजैक्शन को स्पेशल काइंड के बुक में एंटर किया जाता है, जिससे एरर्स और फ्रॉड्स होने की संभावना बहुत कम हो जाती है. इजी रेफरेंस, यहाँ इजी रेफरेंस हम ले सकते हैं कि अगर हमें रिसीवेबल बुक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन चाहिए तो हम बिल्स रिसीवेबल में देखेंगे. अगर हमें पेबल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन चाहिए तो हम बिल्स पेबल में देखेंगे. अगर हमें परचेस रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शन चाहिए तो हम इसका रेफरेंस परचेस रिटर्न बुक से ले सकते हैं. तो सब्सिडियरी बुक को बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम इजीली इसे एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इजी पोस्टिंग. यस, मान लीजिए मैंने परचेज बुक बनाया और परचेज बुक के बेसिस पे मुझे परचेज अकाउंट डेवलप करना है, तो मैं क्या करूंगी, परचेज बुक का जो टोटल है वो एज अ परचेज अकाउंट में एंटर करूंगी. So these are the advantages of subsidiary book. Now let us discuss the each kind. The first is a purchase book.
So purchases book, also known as a bought day book, is used to record all credit purchases of goods which are meant for resale in the business. Yes, हम परचेज बुक में खरीदी से संबंधित जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी एंट्री करते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ओनली। क्रेडिट जितना परचेस होता है गुड्स का, उन्हीं की एंट्री यहाँ पे की जाती है। सो कैश परचेस ऑफ गुड्स, कैश एंड क्रेडिट परचेस ऑफ असेट्स आर नॉट एंटर्ड इन दिस बुक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम परचेज बुक बनाते हैं तो कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे या हमने क्रेडिट में कोई असेट प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसकी एंट्री कभी भी परचेज बुक में नहीं की जाती। अब देखते हैं कि परचेज बुक के बेसिस पे हम पोस्टिंग और बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो देयर आर 2 स्टेप। इन स्टेप नंबर 1, एंट्रीज विल बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रिस्पेक्टिव क्रेडिटर्स। जो भी सप्लायर है या रिस्पेक्टिव क्रेडिटर है उसके हम क्रेडिट साइड में बाय परचेसेस अकाउंट के नाम से ट्रांजेक्शन लिखते हैं, जो भी अमाउंट होता है उसे लिखते हैं। इन द सेम मैनर द सेकेंड स्टेप इज अ पीरियोडिक टोटल इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ परचेसेस अकाउंट बाय राइटिंग। यहां हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहां मैं परचेस अकाउंट ओपन कर रही हूं तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में किस नाम से मैं यहां लिखूंगी? टू सन्ड्रीज एज पर परचेसेस बुक। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ परचेस बुक। हियर 5 कॉलम्स आर इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट इज द डेट, किस डेट को परचेस किया गया है, किससे परचेस किया है, पर्टिकुलर्स में लिखा जाएगा। इनवर्ड इनवाइस नंबर लिखते हैं, लेजर फोलियो नंबर लिखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टोटल। सो दीज आर द 5 कॉलम्स ऑफ परचेस बुक। सो लेट अस सी, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ परचेस बुक। सो आपके लिए होमवर्क है, आप इस एग्जाम्पल को रीड करिए, अपने रजिस्टर में सॉल्व करिए। सो let us see this example. Enter the following transactions in the purchase book of Messrs सुभाश्री। सो यहां आपको 5 ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं। 2014 मार्च 1st परचेस 100 kg of coffee seeds from Suresh at the rate of ₹40 per kg. Now transaction number 2 which is done on 5th March. Purchase 80 kg of tea dust from Hari at the rate of ₹20 per kg. Transaction number 3 which is done on 12th March. Bought from Rekha Sugars, Trichy, 1200 kg of sugar at the rate of ₹8 per kg. Now next transaction is done on 18th March. Bought from Perumal Sweets, Chennai, 40 tins of sweets at the rate of ₹200 per tin. In the same manner 20 मार्च को यह ट्रांजेक्शन किया गया। परचेज फ्रॉम गोविंदा बिस्किट कंपनी, चेन्नई, 20 टीन्स ऑफ बिस्किट्स एट द रेट ऑफ ₹400 पर टीन। तो जैसे ही आप परचेज बुक में इन ट्रांजेक्शन्स को एंटर करते हैं तो आपके परचेज बुक की टोटल आती है 31,200। नाउ द सेकेंड इज सेल्स बुक। द सेल्स बुक is used to record all credit sales of goods dealt with by the trader in his business. Cash sales, cash and credit sales of assets are not entered in this book. मान लीजिए आप सेल बुक बना रहे हैं तो सेल्स बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि क्रेडिट से रिलेटेड जितना सेल है वही लिखा जाएगा एंड द अनदर पार्टीज। आपने कोई सेल कैश में किया है तो उसे यहां नहीं लिखा जाएगा। उसी तरह से आपने कोई असेट कैश में या क्रेडिट में सेल की है तो उसे भी यहां नहीं लिखा जाता है। इन द सेम मैनर द एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर ऑन द बेसिस ऑफ द इनवॉइसेस इशूड टू द कस्टमर्स विद द नेट अमाउंट ऑफ सेल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिस ऑफ इनवॉइसेस इशूड वर्ड इज इम्पॉर्टेंट और उसके बेसिस पर हम एंट्री करते हैं। So this is the format of
sales book. Here also 5 columns are important. The first is the date. किस डेट को हमने सेल किया है. Next is the particulars. Next is the outward invoice number. Next is the ledger folio, and last is the amount. So these 5 columns are important in sales book. So this is example. From the following particulars, prepare the sales book of Modern Furniture Mart. यहाँ पे आपको Modern Furniture Mart का एक ट्रांजेक्शन दिया गया है जिसमें आपको ये एग्जाम्पल आपके रजिस्टर में लिखना है, इसको सॉल्व करना है. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. 2015 June 5th sold on credit to Arvind and Company 20 tables at the rate of rupees 600 per table, 20 chairs at the rate of rupees 300 per chair. Now second transaction किया गया है 7th June को. Cash sales to Anand and Company 10 tables at the rate rupees 300 per table, 20 chairs at the rate rupees 150 per chair. So friends, सेकेंड एग्जाम्पल कैश सेल्स का है. आपको पता है कि कैश सेल्स हम कैश बुक में नहीं लिखते हैं. नेक्स्ट इज जो ट्रांजेक्शन किया गया 10th जून को. सोल्ड टू भास्कर एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 10 अलमीराज at the rate of rupees 3000 per almirah, 10 tables at the rate of rupees 200 per table. Now the next is 15th June. Sold old typewriter for rupees 1000 to Madan on credit. Now the another is 20th June. Sold to Gopinath on credit 10 tables at the rate rupees 1000 per table, 2 revolving chairs at the rate rupees 1200 per chair. तो जब आप सेल्स बुक में ये पांचों भी ट्रांजेक्शन्स को एंटर कर लोगे तो आपकी सेल्स बुक की टोटल आएंगी 62,400. सो दिस इज योर होमवर्क. यू हैव टू सॉल्व इन योर रजिस्टर. नाउ दिस इज ऑल्सो अनदर होमवर्क फॉर यू पीपल. यहाँ पे सेल्स और परचेज दोनों से रिलेटेड एग्जाम्पल्स दिए गए हैं तो आपको बाइफरकेट करना है. परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपको परचेज बुक में लिखना है और सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपको सेल्स बुक में लिखना है. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. 2013 1st March परचेज गुड्स फ्रॉम बाला रमन रुपीज 2000 तो ये परचेज बुक में जाएगा. 2nd March सोल्ड गुड्स टू सेंथिल रुपीज 1000 ये सेल्स बुक में जाएगा. 3rd March गुड्स परचेज फ्रॉम दुराई रुपीज 1000 ये परचेज बुक में जाएगा. 5th March सोल्ड गुड्स टू सारावनन रुपीज 700 इसे हम सेल्स बुक में लिखते हैं. इन द सेम मैनर 8th March सोल्ड गुड्स टू सैंथिल रुपीज 500 इन्हें हम सेल्स बुक में लिखते हैं. 10th March परचेज गुड्स फ्रॉम एलन गोवन रुपीज 600 इट विल गोज इन purchase account, purchase book. Next is the 14th March purchase goods from Parthiban rupees 300. So इसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं? परचेज बुक में. 28th March sold goods to सुकुमार रुपीज 600 इसकी एंट्री हम सेल्स बुक में करते हैं. सो इस तरह से परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं हम परचेज बुक में लिखते हैं और उसकी टोटल आएंगी 3900 एंड सेल्स बुक की टोटल आती है 2800. तो आपको ये एग्जांपल आपके रजिस्टर में सॉल्व करना है. नाउ नेक्स्ट इज अ परचेज रिटर्न बुक. So this book is used to record all returns of the goods by the business to the supplier. परचेज किया है, परचेज करने के बाद अगर उन चीजों में उन गुड्स एंड कमोडिटीज में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, डिफॉल्ट आता है तो उसे रिटर्न किया जाता है. और परचेज की हुई चीज जब हम रिटर्न करते हैं, वापस करते हैं तो उसके लिए हम परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं. So the entries in the purchases return book are usually made on the basis of debit note issued to the supplier or credit note received from the supplier. So this is the format of purchase return book.
So in purchase return book also, these 5 columns are important. The first is a date, the next is a particulars, next is a debit note number, and fourth column is a ledger folio, and the last column is a amount. So हम परचेस रिटर्न बुक की पोस्टिंग और बैलेंसिंग कैसे करते हैं, आइए इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं. यहां पर भी 2 स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट. सो द फर्स्ट स्टेप इज individual amount are daily posted to the debit side of supplier account by writing to purchases return account in a particular column. So friends, यहाँ पे important ये है कि परचेस रिटर्न बुक हमने ओपन कर लिया है. परचेस रिटर्न बुक में जिस कस्टमर ने रिटर्न किया है उसका नाम दिया जाता है. तो ऑब्वियस है कि परचेस रिटर्न अकाउंट एक ओपन होगा और दूसरा सप्लायर का अकाउंट ओपन होगा. हम जिसको रिटर्न कर रहे हैं दैट पर्सन इज अ सप्लायर. तो जब हम सप्लायर का अकाउंट ओपन करते हैं तो उस अकाउंट में हम टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट के नाम से पूरी अमाउंट लिख देते हैं. नाउ द सेकेंड स्टेप इज पीरियोडिक टोटल इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ परचेसेस रिटर्न अकाउंट बाय राइटिंग बाय सन्ड्रीज एज पर परचेसेस रिटर्न बुक इन द पर्टिकुलर कॉलम. सो अगर हम परचेस रिटर्न अकाउंट ओपन करते हैं तो परचेस रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें परचेस रिटर्न बुक की जो टोटल है उसमें हम बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक के नाम से लिखते हैं. नाउ नेक्स्ट इज अ सेल्स रिटर्न बुक. बेचा हुआ माल या सेल किया हुआ माल जब रिटर्न किया जाता है तो ऐसे सभी ट्रांजैक्शंस को हम सेल्स रिटर्न बुक में लिखते हैं. दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल रिटर्न्स ऑफ गुड्स टू द बिजनेस बाय द कस्टमर्स. The entries in the sales return book are usually on the basis of credit notes issued to the customers or debit notes issued by the customers. So इसका format देखिए. Here also 5 columns are important. The first is a date, the another is a particular और third दिया है credit note number, and next is a ledger folio, and last column is a amount जिसमें सेल्स रिटर्न की जितनी भी अमाउंट होती है उसे 1 by 1 लिखा जाता है. तो ये था हमारा सेल्स रिटर्न बुक. अब देखते हैं सेल्स रिटर्न बुक की पोस्टिंग और बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं. तो यहाँ पर भी 2 स्टेप्स दी गई है. सो द फर्स्ट स्टेप इज इंडिविजुअल अमाउंट्स आर डेली पोस्टेड टू द क्रेडिट्स ऑफ कस्टमर्स अकाउंट बाय राइटिंग बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट इन द पर्टिकुलर कॉलम. सो हम सेल्स रिटर्न बुक की बात कर रहे हैं और सेल्स रिटर्न बुक पर के बेसिस पे हम सेल्स रिटर्न अकाउंट और उस रिलेटेड कस्टमर जितने भी उससे रिलेटेड कस्टमर्स हैं उनके अकाउंट्स को हम यहाँ पर ओपन करते हैं. सो जब हम कस्टमर के अकाउंट को ओपन करते हैं तो उसके क्रेडिट साइड में हम बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट के नाम से पूरा टोटल लिख देते हैं. इन द सेम मैनर अगर अब हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट ओपन करना है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में हमें टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक के नाम से पूरा अमाउंट लिखना होगा. नाउ बिल्स बुक. व्हेन द नंबर ऑफ बिल्स रिसीव्ड और इश्यूड इज large generalizing of all bill transactions will result in enormous waste of time. एक बिजनेस है जहां पे दिन भर में कई सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उधारी के लेन देन के. तो ऐसी कंडीशन में कस्टमर या सप्लायर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसके पैसे हमें मिलने वाले हैं या जिनका हमें पेमेंट फ्यूचर में करना है उसके लिए हम बिल्स बुक बनाते हैं. हेंस suitable registers like bills receivable book and bills payable book are maintained to record the receipt of bills receivable and issue of bills payable respectively. So these books are, first is a bills receivable book and the another one is a bills payable book. So bills receivable book. Bills receivable book is used for the purpose of recording the details of bills receivable. जिन bills के हमें पैसे रिसीव होने वाले हैं उन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम
बिल्स रिसीवेबल बुक में लिखते हैं। द इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ पार्टीज फ्रॉम whom bills are received will be credited with the amount in the bills receivable book. In the same manner, the periodic total is posted to the debit of bills receivable account in the ledger by writing to sundries as per bills receivable book. Now the another is a bills payable book. So bills payable book is used for the purpose of recording the details of bills payable. The individual accounts of the parties to whom the bills are issued will be debited with the corresponding amount in the bills payable book. अब देखिए बिल्स पेबल बुक जब हम बनाते हैं तो जिस पार्टी को हमें पेमेंट करना है, अगर हम उस पार्टी का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसके डेबिट साइड में हमें बिल्स पेबल में से जो भी अमाउंट आएंगे उस नाम से हमें लिखना होगा। उसी तरह से अगर हम बिल्स पेबल अकाउंट बनाते हैं, सो द पीरियोडिक टोटल इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स पेबल अकाउंट। तो जब हम बिल्स पेबल अकाउंट बनाते हैं तो उसके क्रेडिट साइड में हमें बाय सन्ड्रीज एज पर बिल्स पेबल बुक के नाम से लिखना चाहिए। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज journal proper. So journal proper is used for making the original record of such transactions for which no special journal has been kept in the business. The usual entries that are put through this journal are, the first is the opening entries. Opening entry क्या होती है? So these entries are passed at the beginning of financial year to bring the assets and liabilities into the books of account. जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जितनी भी एसेट्स होती है, जितनी भी लाइबिलिटीज होती है, उनको एंटर करने के लिए ओपनिंग एंट्रीज की यूज किया जाता है। ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एंड लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड. Excess of asset over liability is capital which will be credited. Now the another is closing entry. So closing entry is also important part. So in order to find out profit or loss, all the accounts of expenses and income are closed at the end of the year, and accounts of expenses and income are closed by transferring them to trading account or profit and loss account by passing a closing entry. जैसे कि हमें पता है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होता है, जितनी भी इनकम होती है, जितनी भी एक्सपेंसेस होती है, वो कंसर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर वेजेस दिया जाता है तो वेजेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया जाता है तो उसे हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, जिसके बेसिस पे हम उस एंट्री को प्रॉपर प्लेस पर पास कर सके और प्रॉफिट और लॉस जो भी होने वाला है उसका कैलकुलेशन कर सके। तो इसी के लिए हम क्लोजिंग एंट्रीज का यूज करते हैं। नाउ द अनदर इज एडजस्टिंग एंट्रीज. सो एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है? सो कैलकुलेट प्रॉफिट. Final accounts are prepared at the end of the accounting year on the basis of trial balance. आपको पता है कि हमें जब फाइनल अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम दिया जाता है तो उसमें ट्रायल बैलेंस होता है और ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी जाती है. सो ट्रायल बैलेंस contain balance of only those accounts which are recorded in the books of accounts, like bad debts, depreciation on assets, closing stock, income receivable, expenses payable, etc. do not appear in the trial balance. Unless all these items are brought into the books of account, final accounts will not be disclosed accurate result. और इसी के लिए हम एडजस्टिंग एंट्रीज का यूज करते हैं. इन द सेम मैनर ट्रांसफरिंग एंट्रीज. समटाइम्स in order to close one particular account, the balance in that account is transferred to another account.
Entries passed in such cases are known as a transfer entry. कई बार क्या होता है, हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफर करना होता है, तो हम उसी के लिए ट्रांसफर एंट्रीज का यूज करते हैं. एंड द नेक्स्ट इज द रेक्टिफाइंग एंट्रीज. आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तो सुना ही है. एरर्स कभी भी इंटेंशनली नहीं किए जाते, वो बाय मिस्टेक हो जाते हैं. So a mistake committed by accountants without any intention of fraud is known as an error. If the mistakes are not recorded, not corrected, the books of account will not give a true and fair only of result. अगर हम एक अकाउंटेंट से एंट्री करते समय किसी भी तरह की मिस्टेक हो जाती है और उसे रेक्टिफाई नहीं करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, तो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एग्जैक्टली कैसी है हम इसे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. और इसीलिए क्या करता है एक अकाउंटेंट, thus to correct the errors accountant passes rectification entries. That is why rectifying entries are also important. And the last is the miscellaneous entries or entries of causal nature, जो causally अराइज होती है. इसके अलावा जो रिमेनिंग एंट्री होती है वो मिसलेनियस एंट्रीज में इंक्लूड की जाती है. सो फ्रेंड्स, आज हमने इस तरह से सब्सिडियरी बुक के बारे में डिटेल में स्टडी की है. थैंक यू.